गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव। प्रिविलेज मोशन का टॉपिक बहुत ध्यान से सुनना। राज्यसभा में तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के 4 सदस्यों ने हाल ही में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल, इसके बारे में 8 फरवरी को उच्च सदन में की गई टिप्पणी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विशेष अधिकार प्रस्ताव यानी कि प्रिविलेज मोशन प्रस्तुत किया। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन जो है वो सामने आया। किस पर्पस के लिए जो है वो सामने आया? तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के दौरान कुछ ऐसी बात कही जिस बात के चलते कुछ मेंबर्स जो हैं उनको लगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उल्लंघन किया है उनके प्रिविलेजेस का, तो इसलिए उन्होंने प्रिविलेज मोशन सामने रखा। तो आपको बता देगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, तो हुआ यह था कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो एड्रेस जो हम लोग को देखने को मिला था और उस दौरान जो मोशन ऑफ थैंक्स जो सामने रखा गया था, धन्यवाद प्रस्ताव जो सामने रखा गया था, तो उस दौरान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और आंध्र राज्यों में विभाजन के लिए अपनाई गई संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्वेश्चन किया था पार्लियामेंट्री प्रोसेस को, जो कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट जो थी, जो बाइफरकेट हुई थी, अलग हुई थी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2014 में, तो वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस थी उस पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट किया था और सवाल उठाए थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कानून पारित करने के लिए सदन कक्ष के दरवाजे बंद करा दिए गए थे, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया था और माइक के स्विच ऑफ कर दिए गए थे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जिस स्टेटमेंट्स को जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा कुछ मेंबर्स ने, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है वो प्रिविलेज मोशन जो है वो सामने लेकर आ गई है, राइट। और सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या है? तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है उसकी इन्होंने बात करी। संसद भवन को सबसे खराब और तिरस्कारपूर्ण तरीके से दिखाने का प्रयास करने वाला, सदन की प्रक्रियाओं और कार्रवाई और उसके कामकाज को बदनाम और अपमानित करने वाला था। तो सदस्यों का जो जो मुद्दा जो सदस्यों ने उठाया वो ये कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है वो पार्लियामेंट की जो गरिमा है उसको डिमिनिश करता है, उसको खराब करता है। जो प्रोसेस जो हम लोग को पार्लियामेंट की देखने को मिलती है उसको खराब साबित करता है उनका बयान। तो ये इस प्रकार के सवाल इन्होंने उठाए और इस प्रकार का मुद्दा इन्होंने उठाया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य संसद सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों के सदन में उनके आचरण में दोष खोजने के बराबर था। तो इन्होंने कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है और जो ऑफिशियल्स जो पार्लियामेंट के हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका जो आचरण है, उनका जो कंडक्ट है, जिस प्रकार से वो पूरी जो पार्लियामेंट है उसको मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, जो उनकी ड्यूटी है, तो उस पर इन्होंने सवाल उठा दिए। कहा कि उनके ऊपर दोष लगा दिए कि उनका जो आचरण था, कंडक्ट था, वो बिल्कुल ठीक नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। यहां तक कुछ सदस्यों द्वारा किए जाने वाले विधि विरुद्ध आचरण अथवा हंगामे को रोकने के लिए पीठासीन अधिकारी के सदन के दरवाजे बंद करने के निर्णय पर भी सवाल उठाया। तो हुआ यह था कि उस समय जब ये इशू जो चल रहा था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तो उस समय डिसऑर्डर जो है वो और ज्यादा ना हो, मिसचीफ और ज्यादा ना बढ़े, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हाउस का डोर जो है वो क्लोज कर दिया जाए। तो जब उन्होंने डोर क्लोज किया तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रकार से अपने स्टेटमेंट को रखा कि ये बिल को पास कराने के लिए दरवाजे तक बंद करा दिए गए थे पार्लियामेंट के, तो गलत मैसेज लोगों के बीच में चला गया। तो मतलब इनका कहना यह है कि आपको जो है वो सही तरीके से चीजों को बोलना चाहिए था। आपने स्पीकर जो है उन्होंने हाउस के अंदर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने हाउस के अंदर स्टेबिलिटी को और जो बोलते हैं ना कि डिकोरम को मेंटेन करने के लिए कुछ कदम उठाए। आपने उनके कदम जो उन्होंने उठाए हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, उसी पर ही आपने जो है वो कर दिया, सवाल उठा दिए। तो ये गलत है और यह वक्तव्य सदन की अवमानना के समान है। तो कहा है कि इनका जो स्टेटमेंट था ये बिल्कुल जो हाउस है उसके कंटेम्प्ट के बराबर है, राइट। कि आपने हाउस की अवमानना करी, हाउस का कंटेम्प्ट किया, राइट। और विशेष अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, यानी कि पार्लियामेंट जो है उसकी जो प्रिविलेजेस हैं उस पर सवाल उठा देता है ये उनका स्टेटमेंट।
तो ये पूरा मुद्दा अभी उठा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। हालांकि एग्जामिनेशन में आपसे ये जो जानकारी नहीं पूछी जाएगी, बट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो मुद्दा उठा है, तो उसकी आपको आइडिया होना चाहिए उस मुद्दे के बारे में। बट मेन जो चीज है जो आपसे पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में, वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेष अधिकार। तो ये क्या होते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपको एक डेफिनेशन इसकी प्रॉपर पता होनी चाहिए। क्या है संसदीय विशेष अधिकार, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? संसद सदस्यों को, मतलब जो संसद के जो सदस्य हम लोग को देखने को मिलते हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनको व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअली या फिर सामूहिक रूप से यानी कि कलेक्टिवली प्राप्त कुछ अधिकार और उन मुक्तियां होते हैं। मतलब कि जो एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उनको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ इम्यूनिटीज मिलती हैं, राइट, ताकि वे अपने कार्य का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। मतलब सिंपल सी चीज है, उनको ये पावर प्रिविलेजेस जो है वो क्यों दिए जा रहे हैं? जिससे कि वो अपने फंक्शन जो है, उनकी जो ड्यूटी है, उसको वो इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके, राइट। जैसे कि मैंने अक्सर एक सवाल जो है वो हमेशा पूछा है, मैं आप लोग से भी सवाल पूछता हूं, बताइएगा इसका आंसर, कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, डीएम है, उनको, आपको पता है कि डीएम की पोस्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। आप भी जब डीएम बनेंगे या आईएएस आईपीएस जब आप बनेंगे, तब आपको घर में नौकर चाकर दिए जाएंगे, आपको एक बंगला दिया जाएगा, आपको गाड़ी दी जाएगी, आपको ड्राइवर दिया जाएगा, आपको घर में माली दिया जाएगा, कपड़े धोने के लिए अलग बंदा दिया जाएगा, खाना पकाने के लिए अलग बंदा दिया जाएगा। यहां तक कि जब आप घर से बाहर निकलोगे, तो कुछ लोग ऐसे भी आपको दिए जाएंगे जो कि आपके कोट को चढ़ाएं। जब आप घर से बाहर निकल रहे होगे, तो आपके ड्रेस का जो कोट होता है ना, जो जिसको हम लोग वो बोलते हैं कोट, तो वो जो है वो चढ़ाएं, अपर को चढ़ाएं। कई बार तो शूज तक बांधने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों दिया जा रहा है डीएम को इतने सारे लोग? वाई? क्या बता सकते हो आप मुझे? क्योंकि डीएम जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब डीएम बनेंगे या आप आईपीएस होंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रात में, जैसे लेट्स से कि रात में 2 बजे एकदम से आपको खबर मिलती है कि कुछ लोग जो है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको तुरंत वहां पे पहुंच के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो उस समय आप उठोगे, आपके कपड़े प्रेस नहीं है, कपड़े प्रेस करोगे या गाड़ी की तरफ भागोगे, क्या क्या करोगे आप? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप उठो और तुरंत सिर्फ अपना दिमाग लगाओ। ये एग्जाम इतना, बोलते ना कि इस एग्जाम में आपको इतना सारा क्यों पढ़ना है, बिकॉज इस एग्जाम में आपको अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि काम यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे करना है। जैसे ही आपके पास न्यूज आई, तुरंत आपका दिमाग सिर्फ चलना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लिटरली आपके साथ ऐसा होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपके पास खबर जाती है, दूसरे जो होता है ना डिपार्टमेंट की दूसरी, मतलब जो विंग होती है, जो लोग होते हैं, मेंबर जो होते हैं, वो आपके हर एक इंडिविजुअल को, आपके ड्राइवर तक खबर तुरंत तुरंत पहुंचाएंगे सेकंड्स में, कि सर रेडी हो रहे हैं, तुरंत आप अपनी गाड़ी जो है वो निकालिए। दूसरे को चला जाएगा कि सर रेडी हो रहे हैं, तुरंत उनका शूज सामने रखिए निकाल के। मतलब आप अपने बेड से उठकर घर के मेन दरवाजे तक जाएंगे जब तक आप पूरे रेडी हो चुके होंगे, और आपको बस गाड़ी में बैठकर पहुंचना है सिर्फ अपने ऑफिस या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे भी ये घटना हुई है। इट इज बिकॉज ये पोस्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें आपको अपना ब्रेन को चलाना है, दिमाग को चलाना है। तो इसलिए आपको इतनी सारी सर्विस दी जाती है। सर्विस देने का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप जो है वो इतनी मेहनत करके, कि कई बार स्टूडेंट जो है ये बोलते हैं कि हम इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं इसलिए हमें ये रिवॉर्ड मिल रहा है। नहीं, ये रिवॉर्ड इसलिए नहीं मिल रहा है। ये रिवॉर्ड इसलिए मिल रहा है कि सिर्फ आप अपने काम पर फोकस करें। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो एमपीज को इसलिए दिए जाते हैं कि वो इफेक्टिव तरीके से अपने फंक्शंस कर सके, राइट, इफेक्टिव तरीके से बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इसलिए उनको ये अधिकार जो है वो प्राप्त होते हैं, ये इम्यूनिटी प्राप्त होती है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में मेंशन है? ये क्वेश्चन आएगा तो यस, मेंशन है। आर्टिकल 105 आपको ध्यान में रखना है, राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। तो पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग होती है उसको पब्लिश करने का अधिकार भी, और पार्लियामेंट में एक एमपी कुछ भी बोल सकता है, उसकी फ्रीडम का स्पीच, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, राइट। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो 105 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 105 के अंदर मेंशन है, बट इसके अलावा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसके अंदर भी फ्रीडम हमें देखने को मिलती है कि सिविल प्रोसेस में आप किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते। जब भी हाउस की मीटिंग चल रही है या कमेटी की मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के 14 दिन बाद और 14 दिन पहले, इस टाइम पीरियड तक आप किसी भी एमपी को जो है वो सिविल प्रोसेस के दौरान अरेस्ट नहीं कर सकते। बट यस, क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग होती है वो उस एमपी के खिलाफ होगी, क्योंकि क्रिमिनल नेचर आप जानते हैं कि वो हीनियस टाइप का, अगर कोई क्राइम, अगर किसी एमपी ने अगर कोई क्राइम कर दिया,
राइट, और वो क्रिमिनल नेचर का है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी, तो फिर उसको इससे प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी उसको प्राप्त नहीं, बट सिविल प्रोसीजर में उसको इम्यूनिटी प्राप्त है, राइट, एक एमपी को। क्लियर हो गया? और कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन हालांकि हम लोग को नहीं देखने को मिलती है इससे रिलेटेड, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब एक बार, अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, तो ये विशेष अधिकार आपको पता लग गया कि जो एमपी को प्राप्त होता है, राइट। अब इस पर्टिकुलर अधिकार को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, तो ये चीज आप समझिए। तो जब भी इनके जो अधिकार होते हैं या इनकी इम्यूनिटीज जो होती हैं उसकी अवहेलना की जाती है, उसको डिसरिगार्ड किया जाता है, तो उस चीज को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यानी कि विशेष अधिकार हनन। और क्या कोर्ट के खिलाफ इसकी कार्रवाई होती है? अगर कोई व्यक्ति एमपी के विशेष अधिकार को, प्रिविलेजेस का उल्लंघन करता है, तो क्या कोर्ट जो है वो कार्रवाई करती है? क्या मामला कोर्ट में चलता है? नहीं, मामला पार्लियामेंट में चलता है। पार्लियामेंट के कानून के तहत जो है वो कार्रवाई होती है, ना कि कोर्ट के तहत कार्रवाई होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर किसी भी एमपी के जो अधिकार जो है, प्रिविलेजेस, जो उसके विशेष अधिकार जो है, उसका अगर हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसके राइट्स जो है वो छीने जा रहे हैं या उसके राइट्स को वायलेट किया गया है, तो कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर होगी, ना कि कोर्ट के अंदर। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। और जो भी नोटिस जो होता है मोशन के फॉर्म में, कोई हाउस का कोई भी मेंबर इस नोटिस को सामने जो है वो रख सकता है कि जैसे कि एक एमपी है, उसको लगा कि यार किसी ने उसके जो प्रिविलेज जो है उसका उल्लंघन किया है, उसका हनन किया है, राइट। तो वो व्यक्ति जो है, जो विक्टिम आप कह सकते हो, राइट, कि जिसको ऐसा लगा कि यार ये तो उस व्यक्ति ने गलत किया, तो वो मोशन रेज कर सकता है, राइट, मोशन रेज कर सकता है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर इसमें स्पीकर या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनका क्या रोल होता है, यानी कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन का क्या रोल होता है। तो स्पीकर या फिर चेयरमैन जो होते हैं वो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी का काम करता है। मतलब कि जब भी प्रिविलेज मोशन सामने आता है, यानी कि एक व्यक्ति अगर बताता है कि इस फलाना मतलब व्यक्ति ने जो है, अब देखिए ये कोई भी हो सकता है, मतलब जिसने भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का उल्लंघन किया है, वो या तो पार्लियामेंट के अंदर का व्यक्ति हो सकता है, यानी कि एमपी हो सकता है, या फिर नॉन एमपी भी हो सकता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा किसी कुछ जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो है वो प्रिविलेज मोशन जो है वो जारी किया गया, राइट। तो कोई भी हो सकता है, बट शुरुआत जो उसकी होती है, क्योंकि कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आता है ना दिमाग में कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो किसके अगेंस्ट लाए जा सकते हैं? क्या सिर्फ एमपी के अगेंस्ट ही लाए जा सकते हैं? किसी के भी अगेंस्ट लाया जा सकता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या फिर मोशन, जो हम लोग को ये देखने को मिलता है प्रिविलेज मोशन, राइट, किसी के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। अब जब ये मोशन सामने रखा जाता है, तो सबसे पहले स्पीकर डिसाइड करते हैं कि इस मोशन को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो इनिशियली स्पीकर ही है जो डिसाइड करेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर जो मोशन जो सामने आया है उसको प्रोसीड करना है या नहीं करना है, इनिशिएट करना है या नहीं करना है। फिर स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं अपने आप से, खुद से, या फिर वो प्रिविलेज कमेटी को भी सौंप सकते हैं मुद्दे को, मामले को, कि प्रिविलेज कमेटी जो है वो डिसाइड करे कि ये प्रिविलेज मोशन जो है वो आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। और अगर स्पीकर या फिर चेयरपर्सन जो है वो अपना कंसेंट दे देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं रेलिवेंट रूल्स के तहत, तो जो भी मेंबर जो हम लोग को देखने को मिलता है जिसने प्रिविलेज मोशन का उल्लंघन किया है, तो उसको सामने बुलाया जाता है, राइट। और फिर वो उसकी कार्रवाई शुरू होती है, वो बताता है कि उसने जो है वैसा क्यों किया या उससे गलती हुई है, जो भी, तो वो एक्सेप्ट करता है, बताता है, तो उसको बुलाया जाता है कि उससे की सुनवाई होती है, हियरिंग होती है उसकी, कहां पर? पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है गाइस, इसमें ये प्रिविलेजेस इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यूनियन मिनिस्टर्स को भी जो है वो दिए हुए हैं। यूनियन मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये प्रिविलेजेस प्राप्त है, बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्राप्त नहीं है। वो क्यों? 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 प्रेसिडेंट भी तो पार्लियामेंट का ही हिस्सा है ना। जब भी हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट के बारे में, कि पार्लियामेंट क्या है, तो पार्लियामेंट के अंदर हम लोग ऑनरेबल प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इसकी बात करते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्यों नहीं दिए जा रहे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए अलग प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उनके लिए अलग से प्रिविलेजेस हैं, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक, हर एक पॉइंट इसका क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा।